नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम भी तो सुख पर। आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी तैयारी को बहुत बढ़िया से कर रहे होंगे। उसी तैयारी के क्रम में मैं एक और क्लास लेकर आपके साथ जुड़ रहा हूं, जो आपके अपकमिंग एग्ज़ाम सीटेट 2026 होना है फरवरी में, जिसकी डेट आ चुकी है। उसके लिए हमने PYQ सीरीज़ यहाँ पे स्टार्ट किया है। तो उसी का हमारा आज का जो सेशन है उसमें हम PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में लगा के रखे हैं। ये भी आपको पता है कि जब भी कोई आप एग्ज़ाम देने जाते हैं तो उसमें आप अगर प्रीवियस पेपर लगा के नहीं जाते तो आपको आइडिया ही नहीं होता है कि कितने जल्दी क्वेश्चन करना चाहिए, कितना कैसे क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन का पैटर्न क्या है, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आता है। इसका मतलब ये है कि जितने भी प्रीवियस पेपर हुए हैं सारे हम यहाँ पे आपके सामने एक प्लेलिस्ट में डलवा देंगे, उससे आप आराम से देख पाएंगे। अगर पूरा देख लेंगे तो आपको एक एक क्वेश्चन रट जाएगा इन द सेंस ये कह हो जाएगा कि आपको ये पता होगा कि एक सवाल यहाँ से ऐसे आता है। क्लियर है बात? तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। और आज के सेशन अपना हम स्टार्ट करते हैं। आज का जो मेरा पहला क्वेश्चन है बेटा वो ये है, कॉपी और पेन लेकर बैठिएगा, नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि आपको कंसेप्ट नोट करते हुए चलना है, ठीक है ना। कोई भी बच्चा अगर बिगनर है, मतलब कि स्टार्टिंग में अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट किया, वो भी PYQ सीरीज़ देख सकता है। उसको एकदम से आइडिया हो जाएगा, वो भी किसी को बता सकता है कि ये इस टॉपिक से यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। तो PYQ लगाने से बहुत सारे फ़ायदे हैं। सबसे पहले तो ये बात है कि इसी में से हो सकता है एक दो क्वेश्चन वैल्यू चेंज हो जाए, एज इट इज़ मिल जाएंगे। 30 नंबर की मैथ आनी है, जिसमें 10 पेडागोजी होगी, 20 सब्जेक्ट से होंगे। अब 20 नंबर के क्वेश्चन आप समझ लीजिए कि आपके 10 से 12 मिनट में हो जाने चाहिए, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा इसमें लॉजिक नहीं लगाया जाता, क्योंकि थोड़ा सा सवाल कैलकुलेटिव होता है, क्योंकि टाइम देता है आपको, ठीक है। 60 सेकेंड एक क्वेश्चन पे देता है, अर्थात 1 मिनट एक क्वेश्चन के लिए देता है। तो ऐसा नहीं कि आपको बहुत ज़्यादा दिमाग लगाना है, मतलब आराम से पढ़ना, क्वेश्चन हो जाएंगे। तो आज का जो मेरा पहला क्वेश्चन है बेटा, ये क्या कह रहा है कि देखिए, मैं कंसेप्ट आप नोट करके चलिएगा कि किसी समबहुभुज के बाह्य कोण और अंतःकोण का अनुपात 1:4 है। उस बहुभुज में कितनी भुजाएं हैं? बताइए कि उस बहुभुज में कितनी भुजाएं हैं। तो मैं ये कहूँगा कि किसी समबहुभुज के बाह्य कोण और अंतःकोण, आप ये जानिए कि समबहुभुज का मतलब आप कहेंगे रेगुलर पॉलीगन। क्या कहेंगे बेटा? रेगुलर पॉलीगन, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं कहूँगा कि ऐसा एक बहुभुज, मतलब एक ऐसी आकृति जिसमें 2 या 2 से अधिक भुजाएं हों, भुजाओं से घिरा हो, उसे बहुभुज कहते हैं। जैसे हमारा त्रिभुज भी एक बहुभुज है, क्योंकि 2 से अधिक भुजाएं हैं। तो क्वाड्रिलेटरल जितने हैं सारे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे रेगुलर पॉलीगन की बात किया है, तो मैं एक बात आपको बताना चाहूँगा। सपोज दैट ये रेगुलर पॉलीगन का मतलब है कि इसमें ऑल साइड्स आर इक्वल, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है ना। ये सभी क्या होते हैं? ये अंतःकोण होते हैं। तो सभी अंतःकोणों में फार्मूला लिख देता हूँ। नंबर 1 नोट करके मैं इस बात को लिखूंगा, और आप भी मेरे साथ लिख लीजिएगा कि नंबर 1 कि सभी अंतःकोणों का योग क्या होता है? किसके? रेगुलर पॉलीगन के। अगर कोई समबहुभुज है तो सभी जो अंतःकोण होते हैं, अंतःकोण का जो योग होता है वो 180 इंटू n-2, या ऐसा लिख दें, इज इक्वल टू n-2 इंटू 180। आप कहेंगे यस सर, ठीक। ये जो है वो डिग्री में है। क्लियर है? प्रत्येक, यहीं पे मैं लिखूंगा कि प्रत्येक अंतःकोण क्या होता है? प्रत्येक जो अंतःकोण होता है कि n-2 इंटू 180 डिवाइड बाई n, वेयर n, जहां n क्या है? जहां n क्या है? बहुभुज की भुजाएं हैं, बहुभुज की के भुजाओं की संख्या है। भुजाओं की संख्या है, मतलब इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आएगा तो सारे बन जाएंगे। मैं सारा कंसेप्ट लिख देता हूं, ठीक है ना। तीसरा पॉइंट लिखूंगा, अंतःकोणों का योग समबहुभुज के, यहां लिख देता हूं ऐसे कि समबहुभुज के अंतःकोण का
योग 360 डिग्री होता है। ठीक है ना। चौथा पॉइंट लिखूंगा कि प्रत्येक बाह्य कोण जो प्रत्येक किसी समबाहुभुज के प्रत्येक जो बाह्य कोण होता है, बाह्य कोण जो होता है वो 360 बाई क्या होता है, n होता। आप कहेंगे यस सर। एक पॉइंट और लिखूंगा बेटा मैं। पांचवा पॉइंट मेरा क्या होगा, यहां नहीं लिखता हूं, यहां लिखता हूं पांचवा पॉइंट, और नहीं यहां के बजाय मैं यहां लिख देता हूं पांचवा पॉइंट। मेरी बात ध्यान सुनना, चलो यहां लिखता हूं पांचवा पॉइंट। पांचवा पॉइंट क्या कहेगा कि अंतःकोण, प्रत्येक अंतःकोण और बाह्य कोण का सम 180 डिग्री होता है। इसी कंसेप्ट से हम सवाल ये वाला बना लेंगे। प्रत्येक अंतःकोण एवं बाह्य कोण का योग, बाह्य कोणों का योग 180 डिग्री होता है। बात ठीक है, यहां पर बात ठीक है तो आप कहेंगे यस सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। जैसे हमने कहा किसी समबाहुभुज के बाह्य कोण तो ये वाला, और अंतःकोणों का जो अनुपात है वो कितना है, बाह्य कोण और अंतःकोणों का जो अनुपात है बेटा वो ये 1:4 है। इसका मतलब बाह्य कोण अगर 1 है तो अंतःकोण कितना है, 4 है। कोई दिक्कत नहीं है। उस बहुभुज की भुजाएं कितनी है, कोई बात नहीं है। तो मुझे इतना पता है कि इन दोनों का सम 180 होगा, तो मैं कहूँगा कि जो 5 यूनिट की वैल्यू है बेटा ना वो कितना है, आप कहेंगे सर 180 के, और 36 पंजे 180 होता है। इसका मतलब है कि 36 डिग्री आएगा। ठीक है, 36 डिग्री आएगा। क्या, एक यूनिट की वैल्यू, मतलब बाह्य कोण कितना है, 36 है। और प्रत्येक बाह्य कोण का योग कितना होता है, 360 बाई n इक्वल टू किसके, 36 के। तो यहाँ से 36 धामा क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो n की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 10 डिग्री आपके आ गई। आप कहेंगे यस सर, n की वैल्यू कितनी आ गई, 10 डिग्री आ गई। तो मतलब कहने का ये सवाल ज़्यादा से ज़्यादा 2-4 सेकेंड का सवाल था। अगर आपको ओरल कर सकते थे, आप कैसे कर ले, ओरल कर लेते। तो भुजाओं की संख्या कितनी होंगी बेटा, 10 हो गई। आपके यहाँ पे आंसर हो गया। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि 1, 2, 3, 4 और 5 पॉइंट लर्न हो। इसमें हमने ये पॉइंट लगाया प्लस ये वाला फॉर्मूला लगा दिया। क्लियर है। चाहते तो आप इसी को अंतःकोणों के योग से बना लेते 36, प्रत्येक अंतःकोण तो आप कहते 4 गुणे 36 बराबर n-2 इंटू 180 बाई n के। 36 गुना 72 गुना 144, तो कितना हो जाता है 144 n। कैलकुलेशन ज़्यादा हो जाएगा बेटा, ये 180 n माइनस 360, ये उधर जाएगा इधर आएगा। तो कहने का मतलब 44 6 50, तो 30 6 36, कितना बनेगा 36। तो 36 n बराबर किसके, 360 के। 36 धामा 360, तो n की वैल्यू कितना आ गई, 10। आप हम चाहे इससे लगाएं और चाहे इससे लगाएं, मुझे पता हो गया है। बात ठीक है। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। मैंने पूरा कॉन्सेप्ट बता दिया बेटा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी बच्चे को। फिर मैं कह रहा हूँ कि यदि 1.5 इंटू 10⁻6 और 3.7 इंटू 10⁻7 का योग मानक रूप में, मानक रूप का मतलब क्या होता है, स्टैंडर्ड रूप में लिखना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में। स्टैंडर्ड फॉर्म में होता है कि पॉइंट के पहले सिर्फ और सिर्फ एक डिजिट बनेगी, होगी बस। तो p इंटू 10⁻n के रूप में व्यक्त किया जाता है, तो 2p प्लस n का मान क्या होगा, तो बहुत आसान है। इसका मतलब उसने कहा 1.5 प्लस 1.5 इंटू 10 की पावर 6 प्लस 3.7 इंटू 10 की पावर 7। आप कहेंगे यस सर, कोई दिक्कत नहीं। 10⁻6 यहाँ, 10⁻6 यहाँ है, तो मैं 10 की पावर 6 क्या करता हूँ, मैं कॉमन ले लेता हूँ। तो यहाँ क्या बचेगा, 1.5 प्लस ये 3.7 इंटू 10, तो कितना हो जाएगा, ये 37 हो जाएगा। आप कहेंगे यस सर। तो 37 एक 38, इसका मतलब है कि 38 दशमलव क्या आ जाएगा, 5 इंटू 10 की पावर 6। आपको पता है ये मानक रूप में नहीं लिखा है, इसको मानक रूप में लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, 3.85 इंटू 10 की पावर, एक पॉइंट इधर शिफ्ट हुआ है लेफ्ट, तो राइट हो जाएगा, कितना हो जाएगा 7 इज इक्वल टू किसके, p इंटू 10 की पावर n के। तो n की वैल्यू कितना है, 7 है, और p की वैल्यू कितना है, इतना है।
हमसे पूछा क्या है 2p प्लस n का मान, तो यहीं पे मैं कहूँगा कि 2 और p का मान 3.85 प्लस n का मान कितना बेटा, n का मान जो है 7 है। तो आपको पता है तो 3 9 6 7 6 13 आंसर जो होगा मतलब 2 पंचे 10 के 0, 2 अट्ठे 16, 1 17 के 7, 2 तेरह 6 7 प्लस का 7, तो आप कहेंगे सर 7.77 14 समथिंग आ रहा है, इसका मतलब यही आपका आंसर बन जाएगा। बताओ ठीक है। 3 पचे 15, यहाँ पे 2 पंचे 10 के 0, 2 अट्ठे 16, 1 17 7, 2 तेरह 6 1 7, ठीक है। तो कितना बन गया 7 7 14 हालांकि मान आपका यहाँ पे यही हो जाएगा आंसर। क्लियर है, कुछ था नहीं, ठीक है ना। आगे आते हैं, किसी कक्षा के 2 सेक्शन में 18 और 24 विद्यार्थी हैं। प्रायोगिक कार्य के लिए इन विद्यार्थियों को अधिकतम समान माप वाले समूहों में विभाजित किए जाने वाले समूहों की संख्या क्या है। इसका मतलब है कि कौन सा ऐसा बड़ा से बड़ा समूह ले लिया जाए कि इसमें, इसका मतलब इन दोनों का हमें HCF निकालना है। और HCF निकालने का तरीका होता है अंतर विधि से। अंतर ले लिया, देखा अंतर से अगर दोनों नंबर कट जा रहा है 6 चौको 24, 6 3 18, तो मैं कहूँगा यही HCF होगा। इसका मतलब यही वो बड़ा से बड़ा एक ग्रुप बनेगा 6 का ग्रुप बनेगा, ठीक है ना। विद्यार्थियों का अधिकतम समान माप वाले समूहों में विभाजित किया जाने वाले समूहों की संख्या कितनी होगी, 6 होगी। कितनी होगी, 6 होगी। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर है बात। अगले सवाल की तरफ आते हैं। ये देखो कि सभी आयत वर्ग हैं और सभी समांतर चतुर्भुज हैं, ठीक है ना। सभी आयत वर्ग नहीं हो सकते, ठीक, क्योंकि वर्ग में क्या होता है, आयत में सभी भुजाएं समान नहीं होती, आमने सामने भुजाएं बराबर होती हैं, ठीक है। और वर्ग में सभी भुजाएं समान होती हैं, तो यहाँ पे ये नहीं बन पाएगा। सभी समचतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होते हैं। यस, जितने भी समचतुर्भुज हैं, ठीक है ना। मान लीजिए कि इसके आमने सामने की भुजाएं क्या है, बराबर हैं। तो समांतर चतुर्भुज में क्या होता है, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये वाला आपका सही है। सभी वर्ग समांतर चतुर्भुज नहीं हैं। जितने भी वर्ग हैं सभी वर्ग क्या हैं, समांतर चतुर्भुज हैं। ये कह रहा नहीं है, तो यहाँ पे ये क्या हो गया, गलत है। सभी वर्ग समलंब हैं। समलंब क्या होता है, ट्रेपोजियम, ध्यान दीजिए। ये इसमें कहता है दो भुजाएं क्या होती है, समांतर होती हैं। तो सभी वर्ग समलंब हैं। मैं कहता हूं कि एक वर्ग है, दो भुजाएं बराबर समांतर हैं कि नहीं, आप कहेंगे समलंब में क्या है, दो भुजाएं समांतर हैं, तो इसका मतलब सभी वर्ग समलंब है, लेकिन सभी समलंब वर्ग नहीं हो सकते, ठीक है ना। इसका मतलब 2 और 4 आपका क्या है, सही है। बात समझ में आई। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, तो इसमें कुछ था नहीं। इस क्वेश्चन को देखो कि माध्य, माध्यक, बहुलक और परिसर का माध्य क्या होगा। तो माध्य आपको निकालना है, क्या निकालना बेटा, माध्य। माध्य को हम लोग कहते क्या है, मीन कहते हैं। माध्यक की बात करेंगे, मीडियन। और हम बहुलक की बात करेंगे, मोड। और परिसर की बात करेंगे अगर हम, रेंज। क्या होगा, रेंज। ये तीनों चीज निकालनी है। तो इस रेंज क्या होती है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है। मीन को ही हम क्या कहते हैं, एवरेज कहते हैं, ठीक। मीडियन निकाल ही लेंगे। मोड जिसकी बारंबारता अधिक हो, है ना, तो क्या कहते हैं, जिसकी बारंबारता सबसे ज्यादा हो। जिसकी बारंबारता सबसे ज्यादा हो। चलिए, तो आप आंकड़ों इतना के माध्य, माध्यक, बहुलक तथा परिसर का माध्य क्या है, तो आप मेरी बात ध्यान सुनिए। तो सबसे पहले इनको आप एक क्रम में अरेंज कर लो। तो एक लिखने का तरीका होता है, एक यहाँ है और एक यहाँ, कट कर दो नहीं तो दोबारा रिवाइज हो जाएगा, भूल जाओगे। फिर 2 1 2, 2 बार 2 है,
ठीक। 3 कितनी बार है? 2 बार है, ठीक। 4 कितनी बार है? 1 2 3 बार 4 है, 3 बार 4 है, ठीक। एक बार 8 है, एक बार 9 है, एक बार 8 है, एक बार, सॉरी यहाँ पे क्या था बेटा, ये 13 लिखा था, ओफो, तो 13 लिखा था, तो इसका मतलब क्या हो गया, चेंज हो जाएगा, पूरा चेंज हो जाएगा। एक कितनी बार आया है? एक बार आया है बस, और नहीं आया है, ठीक। 2 1 2 2 बार आया है। 3 कितनी बार आया है? एक बार आया है सिर्फ। 4 कितनी बार आया है? 1 2 2 1 2 2 बार आया है, कट कर देता हूँ। 3 कितनी बार आया है? एक बार। 4 1 2 3 बार, तो 4 4, कुछ लिखना नहीं है, मतलब ऐसे ही करना है बस। 8 एक बार आया, 9 एक बार आया और 13 एक बार आया, कट गया। तो मैंने कहा कि सबसे पहले तो आप इसमें निकालेंगे परिसर, रेंज। तो सबसे बड़ी लिमिट क्या है? 13 और 11, डिफरेंस ले लेंगे। 13 अपर लिमिट है और 1 ले लेंगे, तो कितना आ जाएगा परिसर? 12 आ जाएंगे। आप कहेंगे सर 12 आ गया, ठीक है। और जब बारंबारता निकालना होगा, सबसे ज़्यादा कौन बार आया? 4 सबसे ज़्यादा बार आया, तो मैंने कहा जिसकी बारंबारता सबसे ज़्यादा हो तो 4 की बारंबारता सबसे ज़्यादा है, ठीक। एवरेज निकालेंगे तो इन सबको जोड़ के, तो 4 3 12 8 20, और 20 में 25 27 1 28, और 28 2 30 7 37 3 40 10 50, कितना आ गया? 50। अब 50 डिवाइड बाई 3 2 5 2 7 3 10, इसको करेंगे 10 5 50। तो आप कहेंगे सर इनका जो एवरेज आया, मीन आया, माध्य आया, 5 आ गया। आप एक इधर से लो, एक इधर से, 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 4 4 8, और इन दोनों को जोड़ोगे, क्या? 4 प्लस 4 डिवाइड बाई 2 करोगे तो कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। इसका मतलब है कि इनका मीडियम कितना आ गया? 4 है, सॉरी कितना आ गया बेटा? इनका मीडियन 4 आ गया, ठीक है। मीडियन कितना आ गया? 4 आ गया। कह रहा है कि माध्य क्या होगा, इन सबका माध्य क्या होगा। तो इसका मतलब सबका माध्य जोड़ने के लिए आप क्या करोगे? 5 को जोड़ोगे, ठीक। उसके बाद 4 को जोड़ोगे, उसके बाद फिर 4 को जोड़ोगे, और फिर से क्या आया है? 12 आया है, ठीक। तो संख्याएं कितनी हैं? 4 है, 1 2 3 4, 12 8 20 25, 25/4, तो 4 छंग 24, 6 दशमलव समथिंग आएगा, यही आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि एक ही क्वेश्चन में मैंने मीन, मोड, मीडियन ये सब कर दिया है। बेटा इसका क्रम होता है, कहने का मतलब ये है कि आप जब हम मीडियन निकालते हैं तो जो नंबर्स दिए होते हैं उनको इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में रख के एक इधर से एक इधर से कट कर दो। अगर एक बचा तो वही आंसर होगा, 2 बचा दोनों का सम डिवाइड बाई 2 कर दो, आपका मीडियन निकल के आ जाता है। एवरेज तो आप जानते हैं, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कर देते हैं, सबका जोड़ बटे पदों की संख्या। बारंबारता जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, मतलब कि बहुलक। परिसर क्या होगा? सबसे बड़ी लिमिट माइनस सबसे छोटी लिमिट। 13 माइनस 1 क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा। आप कहेंगे यस सर, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं। अगले सवाल की तरफ आते हैं। वो कह रहा है यदि किसी त्रिभुज ABC का एक शीर्षलंब AD है तो 4AD स्क्वायर निम्न में से किसके बराबर होगा? बेटा यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, देखो हिंदी इंग्लिश सही लिखा है। इफ AD इज एन एल्टीट्यूड ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, मतलब किसी, यहाँ पे लिखना चाहिए समबाहु, क्या लिखना चाहिए? समबाहु त्रिभुज ABC का एक शीर्षलंब AD है, ठीक है ना, एक शीर्षलंब AD है, ठीक। तो मैं यहाँ पे कहूँगा कि A, B और C, ठीक। शीर्षलंब क्या है? AD है। तो आपको पता है अगर समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई जो होती है वो क्या होता है? √3/2a होती है, आपको पता है। अब कब? जब इसकी भुजा अगर ये वाली A है तो ये भी होगी, क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल है। आपको पता है कि समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं क्या होती है? समान होती हैं, ठीक है ना। हमसे क्या पूछा? 4AD स्क्वायर। तो इसलिए मैंने लिखा कि अगर मैं कहूँ कि AD की बात करूँ तो AD क्या है? इसकी ऊंचाई AD बराबर हो जाएगा कि √3/2 इंटू A, ठीक। तो मैं इसका 4 करूँ इधर और इसका स्क्वायर कर दूँ, तो इसका मतलब इसका स्क्वायर कर दूँ और क्या कर दूँ? 4 कर दूँ, तो ये हो जाएगा आपका 4AD स्क्वायर हो जाएगा। और इधर करूँगा तो ये 3 आ जाएगा, 3/4 A स्क्वायर इंटू 4, 4 से 4 कट जाएगा,
3a² और a की वैल्यू कितना है, BC है। किस फॉर्म में दोगे, BD दे रहा है, ये पॉइंट D था, BD नहीं होगा, BD नहीं होगा और AB नहीं होगा, होगा कितना 3BC² होगा, 3BC² हो जाएगा। बहुत सिंपल सवाल है, बताओ समझ में आया कि नहीं आया। बस आपको पता होना चाहिए कि समलंब चतुर्भुज का की जो ऊंचाई होती है वो कितनी होती है, h = √3/2a होती है। तो मैं यहाँ पे नोट करके इस बात को लिख देता हूँ और अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए कि किसी समबाहु त्रिभुज का किसी समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई, जिसे हम h से डिनोट करते हैं, किससे, h से, तो h = √3/2a होती है। आप कहेंगे यस सर, होती है ना, क्लियर है। तो अगले सवाल की तरफ हम आ रहे हैं और अगला सवाल हमारा क्या है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, यहाँ कोई दिक्कत तो नहीं है। आप फार्मूला नोट कर लीजिए, मैंने यही फार्मूला लगा दिया है कि AD ऊंचाई है समबाहु त्रिभुज की। चूंकि इसने 4 पूछा, 4 अपने साइड से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया है, इतना बराबर इसके होता है तो मैंने इधर ही 4 कर दिया, इसको स्क्वायर किया तो मैंने इसको स्क्वायर कर दिया, सॉल्व कर दिया, 4AD² हो गया, 3a², a की वैल्यू BC है तो BC² की वैल्यू a² की वैल्यू BC² हो जाएगी, आपका आंसर आ गया। क्लियर है बात। अगले सवाल की तरफ आते हैं। किसी त्रिभुज ABC की भुजा BC पर एक बिंदु D स्थित है तथा DB को E तक बढ़ाया गया। मेरी बात ध्यान दो ना, ज्योमेट्री बहुत आसान होती है, बस इतना जान जाओ, आपको प्रॉपर्टीज पता हो तो ठीक है ना। करा एक त्रिभुज है, क्या है, किसी त्रिभुज ABC की भुजा BC एक बिंदु D स्थित है। BC पर मैं कहता हूं कि एक बिंदु D है, ठीक है ना, ये C, ये तथा DB को E तक बढ़ाया गया। DB को मैंने कहां तक बढ़ा दिया, E तक बढ़ाया गया। यदि AB = AD के, अब ध्यान दो, यहीं पे मैं बेटा पेन चेंज कर दूं तो मैं कहूंगा ये क्या कह रहा है कि AB बराबर AD के, इसका मतलब इसके सामने का ये वाला कोण और इसके सामने के ये कोण दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। कह रहा है कि ABE 120 है, अगर ये 120 है तो ये बेटा कितना होगा, आप कहेंगे सर 60 होगा, क्योंकि सीधी रेखा पे 29 डिग्री कोण बनता है, तो ये 60 है तो ये 60 होगा, कोई दिक्कत, आप कहेंगे नो सर, ठीक है ना। अगर ये 60 और क्या कह रहा है कि एंगल BCA, इसका मतलब ये वाला कोण जो दिया है वह 25 है, आप कहेंगे यस सर। तो CAD की माप बताइए क्या होगी। तो मुझे इतना पता है बेटा कि अगर इस कोण की बात करें, देखो ध्यान से, हमने क्या पूछा है, CAD की माप पूछा हमसे, मतलब कहने का है कि हमसे ये वाला कोण पूछा है। अगर ये 60 है तो मुझे पता है ये 100 कितना होगा, 20 होगा, आप कहेंगे यस सर 120 होगा। तो 120 और 25 कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा, 45 5 50 और 30 80, इसका मतलब ये वाला जो बनेगा बेटा वह 35 डिग्री आ जाएगा, बात खत्म, 35 आंसर आएगा। बताओ समझ में आया कि नहीं आया। अरे भाई सीधी रेखा पर 180 डिग्री कोण बनता है, किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का सम 180 डिग्री होता है। ये 60 था तो ये 60 होगा, क्योंकि ये और ये बराबर थी, 120 है, ठीक है। यहाँ से बता सकते थे ये 60 है, ये ठीक है ना। तो अगर इस त्रिभुज की बात करें तो ये वाला बढ़ाया गया है, या ऐसे बात कर लें हम, पूरे इसकी बात करें तो ये 25 है, 120 है, तो ये पूरा जो बनेगा 60 20 80 85, और आपको पता है कि 85 में कितना जोड़ दें तो 95 जोड़ दें, कितना जोड़ दें 95। तो देखो ये 60 नहीं बनेगा, तीनों कोणों का सम 180 हो गया, तो 60 30 80 5 85 95 बनेगा, मतलब सारे एंगल हमने यहाँ पे निकाल के आपको दिखा दिए। क्लियर है बात। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। यदि मोटे कागज की सीटों का भार 40 ग्राम है, ठीक है, तो उसी कागज की कितनी सीटों का भार 3 सही 1/2 किलोग्राम होगा। यहाँ पे भी क्वेश्चन में ट्रिक हो गई, देखो, इफ द वेट ऑफ 12 सीट ऑफ थिक पेपर इज 40 ग्राम, मतलब 40 सीटों का जो वेट है बेटा, जो 40 सीट है ना, इसका मतलब है, सॉरी, द वेट ऑफ 12 सीट ऑफ द थिक इज 40 ग्राम, देन हाउ मेनी सीट्स ऑफ द सेम पेपर वुड वेट, यहाँ वेट होगा, ठीक, 3.5 किलोग्राम्स होगा। इसका मतलब ये है कि अगर 12 सीट, क्या होगा बेटा, 12 सीट का वेट अगर 40 ग्राम है, मेरी बात ध्यान सुनिएगा, तो एक सीट का जो वेट होगा वो हो जाएगा 40/12 ग्राम की। कोई दिक्कत
नहीं। तो आपको पता है कि 3.5 किलोग्राम में कितनी सीट बनेगी, एक सीट कितना है, तो 3.5 किलोग्राम, उसको भी किस में चेंज कर देंगे हम, ग्राम में चेंज कर देंगे। तो कहेंगे कि कागज की कितनी सीटों, तो नंबर ऑफ सीट है ना, कागज के हम क्या कहेंगे, सीटों की जो संख्या होगी बेटा वो हो जाएगी 3.5। ठीक, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 3500 ग्राम। क्यों, क्योंकि ये भी ग्राम में है। और 40 बटे यहाँ पे क्या करूँगा मैं 12 कर दूंगा, ये जीरो कटेगा और 4 3 12 हो जाएगा। तो 3 5 15 के 5 जीरो लगा देंगे और 3 3 9 1 10। इसका मतलब ये है कि जो कुल कागज की कितनी सीट होंगी, तो 1050 सीट अगर यूज कर लिया आपने तो 3.5 किलोग्राम हो जाएगी। बात समझ में आई कि नहीं आई, बात समझ में आई कि नहीं आई, तो आप कहेंगे यस सर आ गई। ठीक है ना, अगले सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं और इसका आंसर आप बताइए कि तार के 2 टुकड़े हैं, प्रत्येक की लंबाई 144 सेंटीमीटर। तार के मतलब मेरे पास 2 टुकड़े हैं तार के, जिनकी प्रत्येक की लंबाई 144 सेंटीमीटर। तार के एक टुकड़े को एक वर्ग तथा दूसरे टुकड़े को एक बंद आधार पर वृत्त बनाया जाता है। इसका मतलब ये है कि अगर एक मैंने क्या बना लिया बेटा, एक वर्ग बना लिया और एक यहाँ पे हमने ऐसे बना लिया, तो मुझे पता है, यहाँ पे ध्यान देना, तो वर्ग के क्षेत्रफल और अर्धवृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, अनुपात, क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है। तो मुझे ये पता है कि इसका जो वर्ग है ना, तो ये जो 144 सेंटीमीटर का तार है, तो 4a बराबर, अगर इसकी एक भुजा a है तो 4a बराबर कितना हो जाएगा 144। आप कहेंगे यस सर। तो 4 से कट करेंगे, 4 3 12, ठीक है ना, हाँ लंबाई है, तो 4a बराबर 4 3 12, ठीक, 2 24 4 6 24। इसका मतलब है कि जो वर्ग है उसके जो भुजा की लंबाई है वो 36 सेंटीमीटर। आप कहेंगे यस सर। कोई दिक्कत, आप कहेंगे नो सर। हाँ, अब हमें ना क्षेत्रफल दोनों के बराबर करने हैं। क्या करना है, क्षेत्रफल, तो अभी यहाँ नहीं लिखेंगे। यहाँ से अगर हम बात करेंगे तो इसका जो परिमाप होगा, इस अर्धवृत्त का जो परिमाप होगा बेटा, वो क्या आ जाएगा, आप कहेंगे सर अर्धवृत्त जो है ना, अर्धवृत्त का परिमाप जो होगा वो 2 पाई r, मतलब वृत्त का परिमाप होता है उसका आधा, प्लस इसमें जो ये वाला पोर्शन होता है, मतलब कहने का है कि r और r, तो आप कहेंगे सर 2r। कोई दिक्कत, इस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया कि 144 की जो वैल्यू है ना वो पाई r प्लस 2r। तो यहाँ पे हम इसको सॉल्व करेंगे तो r कॉमन ले लेंगे, तो 22/7 लिखेंगे, प्लस का 2 लिखेंगे। तो मैं यहाँ पे क्या कहूँगा, r इंटू 7 दूनी 14, 22 10 32 4 36। तो आप कहेंगे 36/7, 36/7, और 36/7 को करूँगा तो 36 दूना 72 दूना 24, 36 चौका 144। तो r की वैल्यू कितना आ गई बेटा, 28 सेंटीमीटर आ गई। बताओ आ गई कि नहीं आई। बस मुझे क्षेत्रफल निकालना है तो बता दूंगा। तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या कह रहा है कि वर्ग के क्षेत्रफल और अर्धवृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात होगा। ठीक है ना, तो अनुपात पूछा, वर्ग के क्षेत्रफल और अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, पाई r स्क्वायर होता है, तो बटे 2 कर देंगे। क्या कर देंगे, 2 यहाँ चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, वैल्यू पुट कर देंगे। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, 36 × 36 × 2। कैलकुलेशन करते समय कभी भी गुणा मत करो। 22/7, 7 ऊपर जाएगा, इसका मतलब आंसर भी वही होगा जहाँ 7 का मल्टीपल बनेगा ऊपर। ठीक है ना, देखता हूँ अभी। और r की वैल्यू कितना आई बेटा, नहीं, r की वैल्यू 28 आई है, तो r स्क्वायर 28 × 28। आप कहेंगे यस सर। तो 7 चौक 28 यहाँ पे कट जाएगा। ठीक है ना, 4 9 36 हो जाएगा, 2 11 22 और 4 9 36, 4 7 28, 11 से 77 और 9 9 81। इसका मतलब है कि 81/77 आ गया, कुछ किया नहीं गया। आप कहेंगे यस सर। फार्मूला अगर पता है तो आप क्वेश्चन को बहुत आराम से बना पाएंगे। क्लियर है, चलते हैं अगले सवाल की तरफ। आज का जो मेरा लास्ट क्वेश्चन है कि किसी समलंब का क्षेत्रफल 512 सेंटीमीटर है, इसकी दोनों असमांतर भुजाओं की लंबाइयाँ 17 और 23 है, समांतर भुजाओं के बीच की दूरी 16 है,
समलंब का परिमाप क्या होगा? इसका मतलब है समलंब चतुर्भुज ये कहता है कि एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी दो भुजाएं समांतर होती हैं, दो असमांतर होती हैं, उनके बीच की दूरी h होती है, उनके बीच की दूरी h कहा जाता है। ठीक है, तो ये दोनों समांतर हैं। उसने क्या कहा? दो असमांतर भुजाओं के बीच की दूरी। इसका मतलब अगर ये 17 है तो ये कितना है? ये 23 है। आप कुछ भी बदल के बना सकते, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना। हमसे पूछा क्या? समलंब का परिमाप पूछा है। इसका मतलब अगर ये A है और ये वाली भुजा B है तो मैं यही कहूँगा कि जो समलंब का परिमाप होगा बेटा, समलंब का जो परिमाप होगा बेटा वो क्या हो जाएगा? आप कहेंगे सर कि 17 प्लस 23 प्लस A प्लस B। इसका मतलब 17 23 जो होगा, 20 10 30 से 40, 40 प्लस A प्लस B। अगर मुझे A प्लस B मिल जाए तो बात बन जाएगी, A प्लस B मिल जाए तो बात बन जाएगी। ध्यान सुनिए, इसका मतलब क्या है कि समांतर भुजा त्रिभुज का क्षेत्र, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? तो समलंब चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है बेटा वो होता है 1/2 समांतर भुजाओं का योग एवं उनके बीच की दूरी h एवं उनके बीच की दूरी। तो मुझे इतना पता है कि ये दिया गया है क्षेत्रफल, कितना दिया है? 512 बराबर 1/2 गुणे समांतर भुजाओं का योग जो है वो A प्लस B मैंने माना है, और इंटू ऊंचाई कितना है? 16 है। ठीक है, तो 16 तिया 48, 16 दुनाई 32, 32 दुना 48, 2 50 51, 16 32 दुना 64। इसका मतलब कि जो A प्लस B है बेटा वो कितना आ गया? 64 आ गया। ठीक है, बस यहीं पे आप रख दो तो आप कहेंगे कि सर 40 प्लस 64 कितना हो जाएगा? 104। कितना आ जाएगा? 104 सेंटीमीटर। 104 ऑप्शन बी है, इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। मैंने यहाँ पे सब कंसेप्ट भी लिख दिया है, आप कंसेप्ट नोट कर लीजिएगा। बाय द वे आपको समलंब चतुर्भुज का परिमाप मैंने फार्मूला लिखा है, बताया है कहाँ से कौन सी चीज़ें आई हैं। लेकिन आप जब सीखे रहेंगे, प्रैक्टिस किए रहेंगे तो आप सवालों को ज़्यादा 30 से 40 सेकंड में लगा देंगे। इतना हम ज़्यादा मान ले रहे हैं। ठीक है ना, तो मिलते हैं आपसे हम अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद साथियों।